नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए सफ़र में। मेरे इस चैनल पर हम स्टोरीज़ पर बात करेंगे। स्टोरीज़ जो थोड़ी अच्छी होंगी, थोड़ी बुरी होंगी, थोड़ी हँसाने वाली होंगी, थोड़ी रुलाने वाली होंगी और थोड़ी डरावनी होंगी। तो आज के इस पहले पॉडकास्ट में हम हॉरर स्टोरीज़ पे बात करेंगे। हॉरर स्टोरीज़ जो ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली स्टोरी मेरे दोस्त के बड़े भाई के साथ हुई है। अब आगे की स्टोरी मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। ये बात करीब 2017 या 18 की है। मेरे बड़े भैया अपनी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि अब उनकी उम्र 21-22 साल की हो चुकी थी। पर उन्हें कोई खास नौकरी मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए कई जगह अप्लाई करा, पर उन्हें कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। तभी कुछ समय बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ में उसी के ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है। तो उन्होंने बिना किसी देरी के उस जगह जाना सही समझा। अब जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वो उसी समय ही ट्रेन की टिकट पकड़कर छत्तीसगढ़ पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, जो कि हाथ के हाथ लग भी गई। अब वहाँ पे उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने पहले 2 दिन अपने दोस्त के साथ रहना सही समझा। उसके बाद वो एक 1 बीएचके रूम में शिफ्ट हो गए, जो कि बहुत दूर था। अब वो उस ऑफिस में बहुत नए थे, इसलिए हर कोई उनसे अपना काम कराया करता था। हर छोटा-मोटा काम उन्हें कोई ना कोई दे ही दिया करता था, और वो किसी को मना भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए था। अब ऑफिस में करीब 6 महीने बीतने के बाद उनकी टक्कर एक खातून से होती है। अब मैं खातून को आगे बड़ी दीदी बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे भैया भी उन्हें बड़ी दीदी बुलाते थे। तो टक्कर होने के बाद उनमें कोई खास बातचीत नहीं हुई, पर ऐसे ही धीरे धीरे बात होते होते उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। मेरे भैया उन्हें बड़ी दीदी बुलाते थे और वो उन्हें छोटे भाई की तरह मानती थी। अब एक दिन भैया की नाइट शिफ्ट थी। रास्ते में आते वक्त उन्हें वो आपी भी मिल गई। तो उन्होंने मेरे भैया को लिफ्ट दिया। तो मेरे भैया ने सोचा कि इतनी रात में अकेले जाने से बेहतर किसी के साथ लिफ्ट लेकर जाने चले जाना अच्छा है। तो मेरे भैया भी गाड़ी में बैठ गए। अब रास्ते में इन आपी ने एक कैफ़े शॉप में रखा, जहाँ पे उन्होंने मेरे भैया को कॉफ़ी ऑफ़र करी। अब मेरे भैया रात के अंधेरे में नींद में डूबे हुए थे, तो उन्होंने सही समझा कि कॉफ़ी पी ली जाए। तो उन्होंने कॉफ़ी लेके पी लिया। पर उस कॉफ़ी में कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई थी जो मेरे भैया को थोड़ी अजीब लगी। तो मेरे भैया ने उसको नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कॉफ़ी में कुछ उन्होंने डाला होगा। तो मेरे बड़े भैया को कोई आइडिया नहीं था कि अब किस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बड़े भैया उन आपी से रोज़ मिलने लगते। अब उनकी रोज़ मुलाकात होने लगती। जो औरत पहले महीने में 1 या 2 बार दिखाई देती थी, अब वो उन्हें रोज़ नज़र आने लग गई। की बात है, मेरे भैया कुछ काम ख़त्म कर कर अपने रूम तक वापस जा रहे थे। उन्होंने उन आपी को एक कोने में खड़े होकर किसी अजीब भाषा में बड़बड़ाते हुए कुछ देखा। भैया ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो किसी से बात कर रहे हों। उन्हें नहीं समझा उनको डिस्टर्ब करना, तो अपने घर चले गए। तो उनके कुछ दिनों बाद उन आपी ने मेरे भैया को एक लॉकेट गिफ्ट करा। जो लॉकेट बड़ा अजीब सा था, ना ही उसमें कोई नगमा गढ़ा हुआ था, ना ही उसमें कोई अलग चित्रकारी थी, ना ही उसमें कोई अलग चीज़ थी। वो बस एक लॉकेट था जो कि काले रंग का दिख रहा था। तो मेरे भैया ने उन्हें एक गिफ्ट समझकर रख लिया, और उन्होंने देते समय ये भी कहा कि ये जो लॉकेट है, ये तुम्हारी कामयाबी कराएगा। इससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी और तुम्हारे काम में बरकत होगी। तो मेरे भैया ने उसे गुड लक समझकर रख लिया। उस लॉकेट को पहनने के कुछ समय बाद मेरे भैया के साथ कुछ अनहोनी घटने लग गई। जैसे कि जब वो अपने घर वापस जाते, तब उन्हें सामान इधर-उधर फैला हुआ मिलता। कुछ चीज़ें जिस जगह पे वो रख के जाते, उस जगह पे ना मिलकर किसी और जगह मिलती। रात में जब वो सोते, तो उन्हें किसी की चहलकदमी की आवाज़ आती थी, किसी के चलने की आवाज़ आती थी। रूम बड़ा छोटा था, इसलिए वो बहुत जल्दी देख सकते थे, पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता था। एक बार जब वो नहा रहे थे, तो उन्होंने अपनी छाती पे नोटिस करा कि उनके छाती पर बहुत सारे स्क्रैचेस के निशान हैं, जो कि उनके शरीर पर यूजुअली नहीं होते हैं।
उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने ही रात में गलती से कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने रफ़ा-दफ़ा कर दिया। मेरे भैया की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई। उनकी आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए, उनका शरीर सूख सा गया। अब उन्हें कुछ चीज़ करने का दिल नहीं लगता था। उन्होंने हमसे बात करना भी छोड़ दिया था। उनके पैरों में दर्द रहने लगा। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि शायद विटामिन या किसी और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ये हो रहा है, तो उन्होंने उनको मेडिसिन देकर भेज दिया। उन्होंने भी सोचा कि शायद यही हो रहा होगा, नई जगह, नया इलाका, तो उन्होंने भी मेडिसिन खाकर अपने आप को शांत रखना सही समझा। पर असल जो बात थी वो कुछ और ही थी। अब एक दिन मेरे भैया के रूम पर वो जो दोस्त था उनका वो मिलने आता है। मेरे भैया तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गए थे। जब उन्होंने मेरे भैया की हालत देखी तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखी तो उन्हें पता लगा कि ये कोई तबीयत ख़राब का मामला नहीं है। तो वो मेरे भैया को अपने साथ एक बाबा के पास ले गए जो बहुत दूर था उनके घर से। तो उन बाबा ने देखते ही मेरे भैया को कहा कि ये कोई ऊपरी मामला है, तुम्हें ये लॉकेट हटा देना चाहिए। ज़्यादा सवाल ना करते हुए उनसे ये कहा कि ये मेरी बड़ी बहन जैसी एक औरत है, उन्होंने मुझे दिया है तो मैं इसे नहीं हटा सकता क्योंकि ये मेरे लिए गुड लक है। उन्होंने ऐसा कह के मुझे दिया है। तो उन बाबा ने मेरे भैया को उस लॉकेट के बारे में बताया कि ये एक काला जादू करने वाला लॉकेट है, ये तुम्हें जिसने दिया है वो शायद काला जादू या कोई ऐसा काम करती है। भैया ने डर के मारे उन बाबा को देना ये लॉकेट सही समझा, पर उन बाबा ने उस लॉकेट को पकड़ना सही नहीं समझा। उन्होंने ये कह दिया कि मैं इस चीज़ को नहीं छूँगा, तुम इस लॉकेट को लेकर किसी ऐसी जगह फेंक दो जहाँ पे किसी के हाथ पैर ना लगें इस पे। मेरे भैया ने इसे लेकर एक नाले में फेंक दिया, पर उन्हें लगा कि शायद इसे फेंक कर उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पर ख़त्म होने की जगह ये सारी परेशानियाँ और बढ़ने लगी। जैसे कि अब मेरे भैया को लगता था कि उनके ऊपर कोई बैठा है जब वो चल रहे हैं, या तो जब वो सो रहे हैं तो उन्हें कोई घूर रहा है। उनके कमरे में नाखून कुरेदने की आवाज़ आती थी। घर से अब चीज़ें गायब होने लग गईं, जैसे कि आटा या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो उनकी पर्सनल होती थी। और उनकी तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। उनके का तापमान हमेशा बढ़ा रहने लगा और उनका वज़न भी कम गया। इस चीज़ से दोबारा तंग आकर मेरे बड़े भैया ने अपने दोस्त के साथ दोबारा उन बाबा के पास जाने का सही समझा। अब वो जब दोबारा उन बाबा के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो बुरी शक्ति है वो तुम्हारे साथ चिपक चुकी है, फेंक कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें या तो इस जगह को छोड़ देना चाहिए या तो उस औरत से इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। अब वो भैया जब भी उन औरत को कॉल लगाते तब उनका फ़ोन हमेशा बिज़ी या फिर अनरीचेबल आता। अब इस चीज़ से परेशान होकर मेरे भैया ने डिसाइड करा कि मैं इस जगह को छोड़ देता हूँ। पर आते वक़्त वो अपना सारा सामान अपने साथ ले आए, जिसके साथ वो बुरी शक्ति भी आ गई और उनके वापस घर आने के ठीक 1 महीने बाद मेरे भैया का देहांत हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये दूसरी कहानी मेरे दोस्त के दादाजी के साथ हुई थी। अब आगे की स्टोरी मैं अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। तो ये बात तब की है जब देश में बहुत ज़्यादा ट्रेन का चलन नहीं था। लोग बस छोटे-मोटे व्यापार के लिए ही छत्तीसगढ़ या फिर कोलकाता जैसे जगह पे जाया करते थे। तो ये मेरे दादाजी के साथ हुआ था जब उनके दोस्त के साथ उन्होंने व्यापार करा था। तो मेरे दादाजी के दोस्त जो थे वो ज़्यादा सामान लेकर पहले चले गए थे कोलकाता और पीछे मेरे दादाजी बचा हुआ सामान लेके आ रहे थे। तो उनका जो स्टेशन था वो करीब रात के 1-2 बजे आने वाला था। उन्होंने ज़्यादा देर ना करने का सही समझकर ट्रेन से 10 बजे उतरने का सही समझा, जो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, पर उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें लगा कि ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें कोई बस या तांगा मिल जाएगा, जिसके साथ वो आगे का सफ़र करेंगे। पर रात में देर होने के कारण ना ही कोई बस मिली, ना ही कोई तांगा मिला उस जगह पर। उन्हें चलते-चलते रास्ते में एक दुकान दिखाई दी,
जिससे उन्होंने पूछा कि आगे का कोई बस स्टॉप या फिर कोई तांगे वाला मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई तांगे वाला या बस वाला नहीं रुकता है। मेरे दादाजी ने सोचा कि आज रात यहीं बिता लेते हैं और कल सुबह ही चले जाएंगे। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा तो उन्होंने एक तरफ उंगली कर कर कहा कि यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हें रहने का ठिकाना मिल जाएगा। मैंने उस आदमी का शुक्रिया करा और वो चलने लग गए। चलते चलते उन्हें करीब 45 मिनट हो चुके थे, पर उन्हें कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी देर चलने के बाद वो थक चुके थे, तो उन्होंने एक ढाबा पे रुकने का सही समझा। ढाबे में उन्होंने थोड़ा खाना पानी किया और फिर उन्होंने दोबारा रास्ता पूछकर चलना शुरू किया। फिर से चलना शुरू करा। अब फिर से चलते चलते उन्हें करीब आधा घंटा बीत चुका था। उन्हें रास्ते में एक आदमी लाठी पकड़े हुए दिखा। उन्होंने उस आदमी से रास्ता पूछा तो उस आदमी ने एक लालटेन की तरफ इशारा कर कर बताया कि उस जगह जाओ, तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी। तो कुछ देर चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए। उस जगह पे एक आदमी लालटेन लेकर बैठा हुआ था। वहाँ पे दादाजी ने उस आदमी से एक कमरे के लिए पूछा ताकि वो आज रात बिता सकें। उस आदमी ने अंदर आने के लिए इशारा दिया। जब अंदर गए तो अंदर का माहौल बड़ा सुंदर लग रहा था। ज़्यादा चहलकदमी नहीं थी, पर अंदर एक अलग सी खुशबू थी। मेरे दादाजी ने यहीं रुकने का फ़ैसला किया। उस आदमी ने कुछ देर देखने के बाद कहा कि कोई भी कमरा खाली नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मेरे ही साथ मेरे ही कमरे में सो जाओ। आज रात की बात है, सुबह होते ही तुम चले जाना और ज़्यादा पैसे भी तुम्हें देने नहीं पड़ेंगे। तो मेरे दादाजी ने सही समझकर कहा कि सही है, ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आज ही रात की तो बात है। फिर उस आदमी ने मेरे दादाजी से खाना पानी के लिए पूछा और मेरे दादाजी ने कहा कि नहीं, मैं खाना पानी करके आया हूँ। और इतना बोलकर वो सोने चले गए। और कुछ देर बाद वो आदमी भी मेरे दादाजी के बगल में लेट गया। तो दादाजी ने उस आदमी को लालटेन बुझाने का इशारा कर कर कहा कि लालटेन बुझा दो, मुझे नींद आ रही है। उस आदमी ने बिना उठे ही अपना हाथ बढ़ाना शुरू करा, जिसे देखकर मेरे दादाजी डर गए, क्योंकि उस इंसान का हाथ कुछ अबनॉर्मल तरीके से लंबा हुए जा रहा था। तो मेरे दादाजी ने इशारा देकर कहा कि रहने दो लालटेन, उस लालटेन से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो ये सुनकर उस आदमी ने अपना हाथ पीछे किया और इसे देखकर मेरे दादाजी घबरा गए। उन्होंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा। उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। वो पूरी रात चुपचाप रहे, ना ही उन्होंने कुछ कहा, ना ही उन्होंने कुछ किया। अब कुछ देर बाद उनकी आँख लगी ही थी कि उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कोई घूर रहा है। उन्होंने फिर से ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा और कुछ देर बाद उनके मन से डर चला गया। और अब कुछ देर में सुबह के 4 बजने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि 4 बजते ही वो अपना सामान उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो दादाजी बहुत थक चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें बहुत गहरी नींद हो गई। उन्हें पता नहीं चला कि कब सुबह 4 से 5 बज गए, 5 से 6। उनकी नींद अब सुबह 7-8 बजे खुली, जब उनके मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ी। उन्होंने जब देखा उनके आसपास कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जिस घर पे वो रुके हुए थे वो घर पूरा खंडर है। वो उस ज़मीन पर सोए हुए हैं और उनका जो सामान है वो एक कोने में पड़ा हुआ है। ना ही उस जगह कोई है। उसका माहौल जिस तरह रात में था उस तरह अब नहीं है। ना ही उसमें कोई खुशबू आ रही है, उसमें अब एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरे दादाजी घबरा कर उठे। उन्होंने अपना सामान पकड़ा और उन्होंने दौड़ना शुरू करा। उन्होंने पूरे रास्ते देखा। जिस गांव से वो गुजर रहे थे वो गांव अब पूरी तरीके से खंडहर है, वहाँ कोई नहीं रहता। ना ही वहाँ कोई जानवर है, ना ही कोई परिंदा पर मार रहा था। अब ये देखकर उन्होंने और तेज दौड़ना शुरू करा। उन्होंने नोटिस करा कि जिस जगह उन्होंने ढाबे पर खाना खाया था उस ढाबे पे भी कोई नहीं है, वो भी एक खंडर पड़ा है। अब कुछ देर और भागने के बाद ना ही उन्हें कोई ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, ना ही कोई तांगे वाला दिख रहा था। उन्होंने डर के मारे और तेज़ भागना शुरू करा। भगवान की दया से उन्हें कुछ समय बाद जाकर ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई और उन्हें सांस में सांस आई। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।